मैं कलामुल्लाह इतिहास की बातें करता हूँ। आइए आज इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो एक व्यक्ति का प्रयास, 7 साल का समय और 3 युद्ध, जर्मनी का एकीकरण हो गया। लेकिन ये जर्मनी के एकीकरण का सिंप्लीफाई रूप हो गया, इतना आसान नहीं था। हम आइए थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं कि जर्मनी क्यों बिखरा हुआ था और कौन सी ऐसी ताकत थी जिसके वजह से जर्मनी यूनाइट हुआ। तो जर्मनी मोटे तौर पे 300 राज्य राजवाड़ों में विभक्त था। वहाँ इन्हें डचीज या प्रिंसली स्टेट या प्रिंसिपलिटीज़ के नाम से जाना जाता था। और ये पवित्र रोमन साम्राज्य, होली रोमन एम्पायर से भावात्मक रूप से जुड़े हुए क्षेत्र थे। सेंट्रल यूरोप के एरियाज में है जर्मनी आज की, और उस समय बिखरी हुई जर्मनी। इस बिखरी हुई जर्मनी को यूनाइट करने के पीछे जो फैक्टर थे उसको क्रमशः हम समझते हैं। तो पहला फैक्टर है जर्मन राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर हम लोग पढ़ ही रहे हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच भाई भाई का रिश्ता स्थापित करती है, और यही भाई भाई का संबंध जो है राष्ट्रवादी भावना का आधार होता है। और इसी राष्ट्रवाद के आधार पर जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है। तो राष्ट्रवाद का उदय जो होगा वो अचानक तो आसमान से अवतरित होगा नहीं। ये वहाँ के कुछ चिंतक, विचारक, फिलोसफर जो हैं उनके फलसफे से निकलेगा। वहाँ के कुछ अच्छे लोग हैं, साहसी लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके प्रयासों से निकलेगा। इसमें एक व्यक्ति हैं एस्टीन वहाँ के फिलोसफर हैं। इन्होंने संवैधानिक राजतंत्र की बात की, यानी राजतंत्र की तो सपोर्टर है, बट राजा पे संविधान का नियंत्रण होना चाहिए, यानी राजा विधि के अनुसार शासन करे। दूसरे हैं हर्डर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सपोर्टर हैं, और ये कहते थे कि जर्मन जो है एक श्रेष्ठ संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ की आत्मा यहाँ के संस्कृति में बसती है। और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सपोर्टर थे, जिसको वहाँ वोल्क जेस्ट कहा गया। ग्रीम बंधुओं का योगदान बड़ा अविस्मरणीय है। ग्रीम बंधु 2 भाई हैं और ये लोग जर्मनी के हर एरिया का भ्रमण करेंगे और वहाँ की लोक कथाएँ, वहाँ के हर क्षेत्र के नायकों की कहानियों को इकट्ठा करके जर्मन फेरी टेल्स नाम से पब्लिश करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि हर क्षेत्र के वीर पुरुष होते हैं जो वहाँ की लोक कथाओं में बसते हैं, और ऐसे लोक कथाओं में जब बहुत सारे वीर पुरुष आ जाएंगे तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय अस्मिता जगेगी, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा। एक वहाँ के फिलोसफर हैं, ग्रेट फिलोसफर हैं कांट, और कांट ने स्वतंत्रता पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। स्वयं आजीवन अविवाहित थे और विवाह न करने के पीछे एक फैक्टर ये था कि ये हर किसी को साध्य समझते थे, यानी कोई किसी के सुख का साधन नहीं है, एक महिला दूसरे के सुख का साधन नहीं हो सकती, इसलिए ये अविवाहित रहे। इस तरह स्वतंत्रता पे इनका बल था। फिक्टे वहाँ के ग्रेट फिलोसफर हैं और ये उग्र राष्ट्रवाद के सपोर्टर हैं। राष्ट्रवाद जहाँ एक अच्छाई है वहीं उग्र राष्ट्रवाद एक बुराई है। उग्र राष्ट्रवाद कहता है कि जब तक संघर्ष करेंगे और संघर्ष के द्वारा अपना विस्तार करेंगे तभी तक राष्ट्र जीवंत रहेगा। तो इनके उग्र राष्ट्रवाद का भी वहाँ पे बड़ा प्रभाव था। एक और बहुत महत्वपूर्ण फिलोसफर है हीगल। इन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की बात की। द्वंद्ववाद मतलब 2 के बीच होने वाला संघर्ष, एक पक्ष होता है, दूसरा प्रतिपक्ष होता है, और तीनों से जो निकलता है वो समपक्ष कहलाता है। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो हीगल ने कहा कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद जो है इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति है। और ये स्वतंत्रता कैसे आएगी? जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र संघर्ष करेगा तो फिर एक नई व्यवस्था आएगी और वो व्यवस्था उत्तरोत्तर स्वतंत्रता की ओर बढ़ती जाएगी। फादर जॉन के नेतृत्व में वहाँ तरुण आंदोलन चला। ये जो फिलोसफर वहाँ जनमानस का निर्माण कर रहे हैं तो इसी से प्रेरित होकर वहाँ फादर जॉन जो हैं इनके नेतृत्व में तरुण आंदोलन चलेगा। व्यायामशालाएं बनाई जाएंगी, यानी युवाओं को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाएं, जहाँ जाके शारीरिक श्रेष्ठता, शारीरिक बल अर्जित करने पे फोकस होगा। नैतिक संघ बनाया जाएगा, वैज्ञानिक संघ बनाया जाएगा। ये बात और है कि नैतिक संघ में नैतिकता नहीं होगी और वैज्ञानिक संघ में वैज्ञानिकता नहीं होगी। ये राष्ट्रवादी भावना इस तरह प्रबल हो जाएगी कि 1815 के बाद वहाँ के युवा जो हैं स्वयं यूनाइट होकर बर्सनशाफ्टेन नामक समिति बना करके राष्ट्र को यूनाइट करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इस तरह जर्मन के एकीकरण का मूल तत्व राष्ट्रवाद है, जिसको हमने समझा। दूसरा जो फैक्टर है वो है नेपोलियन। हम जानते हैं 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और
नेशनलिज्म का फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिलता है, लेकिन फ्रांस की क्रांति 1799 तक आते आते नेपोलियन के हाथों में सिमट जाती है और नेपोलियन सशक्त व्यक्ति है और अपनी शक्तिशाली सेना लेकर के जहाँ जाता है वहीं जीतता है। तो इसकी सेना जर्मनी भी जाएगी और जो जर्मनी 300 राज्यों में बिखरा हुआ है उन्हें 39 राज्यों में संगठित करके राइन महासंघ का निर्माण होगा। राइन जो है मध्य जर्मनी का एरिया है और बड़ा खनिज बहुल क्षेत्र है। तो राइन महासंघ का निर्माण होना वहाँ के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। पुनः नेपोलियन जहाँ भी जाएगा स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के भावना को लेकर के जाएगा। तो इसके वजह से भी वहाँ के लोगों में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वता यानी फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी की भावना डेवलप होगी। दूसरी इसके प्रतिक्रिया स्वरूप होगी, क्योंकि जब नेपोलियन जाएगा तो स्वयं जिन स्लोगन के संग गया था उनके विपरीत काम करेगा, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भी राष्ट्रवाद का विकास होगा। तो दूसरा प्लेयर हो गया। तीसरा प्लेयर है मेटरनिक। यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया यहाँ देखिए जो ये जर्मनी का एरिया है, तो जर्मनी के ये साउथ एरिया में ऑस्ट्रियन एम्पायर है और इधर जो है रशियन एम्पायर है, ऊपर बाल्टिक सी है और यहाँ पे नॉर्थ सी है। इनके बीच में ही जर्मनी का एरिया जो है। तो ये ऑस्ट्रिया का जो राजा था, चांसलर था, उसका नाम है मेटरनिक और उस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ये होता था। बल्कि यूरोप की व्यवस्था ही मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। 1815 में हम जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, नेपोलियन पराजित हुआ था और मित्र देशों ने जो फ्रांस के विरुद्ध संधि की थी वो वियना व्यवस्था कहलाई। वियना व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था हुई जर्मनी से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण है जर्मनी की यूनिफिकेशन में। नॉर्थ जर्मनी का जो पूरा एरिया था वह किसको दे दिया गया, एक फेडरेशन बना करके ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नियंत्रण में दे दिया गया। यानी मेटरनिक की वहाँ चलने वाली थी। इससे तो निश्चित रूप से वहाँ क्षोभ होगा ही, दुख होगा ही। दूसरा क्या किया, मेटरनिक ने 1819 में कार्लसबाद कानून लागू किया और कार्लसबाद कानून में क्या था, प्रेस का गला घोट दिया गया। प्रेस और पब्लिकेशन प्रतिबंधित कर दिए गए, प्रोहिबिटेड, सरकार का नियंत्रण होगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल, चर्च सब जगह गुप्तचर बैठा दिए जाएंगे। क्यों कि कहीं कोई मेटरनिक के विरुद्ध कोई सोचे भी नहीं। निश्चित रूप से स्वतंत्रता प्रेमी जनता कभी भी वियना व्यवस्था और कार्लसबाद कानूनों का सपोर्ट नहीं करेगी। अगला जो मेन प्लेयर है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में वो है आर्थिक तत्व। हर व्यवस्था में अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थ एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कहते हैं कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण बाद में हुआ, लेकिन आर्थिक एकीकरण पहले हुआ। कैसे हुआ देखिए, 1815 से 48 के बीच इंडस्ट्रियलाइजेशन का एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट हुआ और पूरे जर्मन प्रांत में जो जर्मनी का आज का क्षेत्र है वहाँ पे कोयला, लोहा जैसे खनिज संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाने लगा। रेल की लाइनें बिछाई गई और रेलवे का बहुत द्रुत गति से विकास हुआ। तो औद्योगिकरण की जो मानसिकता डेवलप हुई, इससे क्या हुआ, बिखरे हुए प्रांतों में एक यूनिटी है। प्लस 1834 में प्रसा जो उत्तरी जर्मनी का सबसे शक्तिशाली प्रांत था, इसने जालवरिन शुल्क संघ की पहल की। यानी प्रसा के नेतृत्व में जालवरिन शुल्क संघ बना। कॉमन टैरिफ एंड ट्रेड का एग्रीमेंट होगा, यानी न्यूनतम शुल्क दे करके ट्रेड करना आसान हो जाएगा। तो जालवरिन शुल्क संघ बनने के बाद ऑस्ट्रिया को छोड़ करके बाकी सभी के सभी प्रांत वहाँ पे इससे जुड़ गए। इस तरह आर्थिक एकता पहले आई। अब अगला महत्वपूर्ण घटना क्या है, फ्रैंकफर्ट संसद कब बनेगी, 1848 में। क्यों बनेगी, देखिए फ्रांस में एक क्रांति हुई 1848 में। क्रांति क्या थी, यहाँ के राजा हैं लुई फिलिप, उनके प्रधानमंत्री हैं गीजो और थियर्स है वहाँ के उदारवादी दल के नेता। तो थियर्स के नेतृत्व में वहाँ के उदार लोगों ने एक ऐसी मानसिकता तैयार करके जनता को इस तरह यूनाइट कर दिया कि राजा लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। कब की घटना है, 1848 की। अब फ्रांस में जब राजा की गद्दी खत्म हुई, राजा को भागने को विवश होना पड़ा, तो इसका असर कहाँ पड़ा, जर्मनी में। और जर्मनी में एक चुनाव हुआ और चुनाव के बाद 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
चुने हुए प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे कहाँ? फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में, और इसी को कहेंगे फ्रैंकफर्ट संसद। ये संसद क्या करेगी? दो महत्वपूर्ण बात कहेगी। पहला कहेगी कि राजा संसद के नियंत्रण में काम करे, यानी राजा से इनको दुराव नहीं है, राजा रहे, राजपद रहे, बट कानून के अंतर्गत वो शासन करे, मनमानापन नहीं चलेगा। और दूसरा क्या प्रपोजल था कि जर्मनी का एकीकरण राजा के नेतृत्व में होना चाहिए। ये दोनों प्रस्ताव वहाँ के राजा के पास गए। राजा कौन है? फ्रेडरिक विलियम चौथा, यानी फ्रेडरिक नाम के 3 राजा पहले हो चुके थे, चौथे ये साहब हैं। इनके पास गया तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा ना हम ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। क्यों? इसके पीछे रीजन था। रीजन ये था कि फ्रेडरिक विलियम को पता था कि जब वो जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश करेगा तो ऑस्ट्रिया से उसे संघर्ष करना पड़ेगा, और ये करने की स्थिति में नहीं था। दूसरे साउथ के जो स्टेट थे उन लोगों ने भी फ्रैंकफर्ट संसद के प्रावधान को मानने से इनकार कर दिया, उत्साह नहीं दिखाया, तो ये तो खत्म हो गया। सच्चाई तो ये है कि फ्रेडरिक विलियम के रहते जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं था। संयोगवश फ्रेडरिक विलियम चौथा मर जाएगा, और मरने के बाद वहां का राजा बनेगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम 1862 में ऑटो वन बिस्मार्क को चांसलर यानी प्रधानमंत्री बनाएगा। अब देखिए यहाँ से ये जोड़ी सफलतम जोड़ी कहलाएगी। विलियम प्रथम भी राष्ट्रवादी है। विलियम प्रथम चाहता है शक्ति से एकीकरण हो जर्मनी का। विलियम प्रथम चाहता है कि प्रशा का पहले आर्थिक सशक्तिकरण हो, और यही चीजें तो बिस्मार्क भी कर रहा है। बिस्मार्क और विलियम प्रथम दोनों के विचार काफी हद तक मिल रहे हैं। बिस्मार्क, इसका जन्म 1812 में ब्रेडेनबर्ग में हुआ, यही उत्तरी क्षेत्र में है, प्रशा के आसपास का क्षेत्र। ये राष्ट्रवादी था, यानी इसमें नेशनलिस्ट टेम्पर बहुत था, ये राष्ट्र को समर्पित था, और कूटनीतिज्ञ था, यानी कूटनीति के द्वारा अपने काम बनाना जानता था। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद जो बनी थी उसका ये मेंबर रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में है और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, इन दोनों जगहों पे ये राजदूत भी रहा था। जाहिर सी बात है, राजदूत के रूप में काफी अनुभव होंगे कूटनीति से। ये जब चांसलर बना तो इसने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बातचीत से नहीं होता है, हथियारों की झंझनाहट से होता है। इसलिए इसके नीति को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा गया। लौ और रक्त की नीति, लौ और रक्त की नीति अपनाकर जबरदस्ती जर्मनी का एकीकरण करने और अन्य देशों को हराने के लिए आवश्यक था कि आर्थिक सुधार किया जाए, और आर्थिक सुधार से जर्मनी की अर्थव्यवस्था मजबूत की जाए, फिर उसकी सैनिक शक्ति मजबूत की जाए, उसके बाद ही ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी सफल हो सकती थी। और यही काम बिस्मार्क ने किया। इतना सब करने के बाद अब 3 जून 7 साल का समय, और देखिए कैसे बिस्मार्क जर्मनी को यूनाइट करेगा। पहला युद्ध, पहली एक आधार लाइन जान लीजिए। कहते हैं कि बिस्मार्क एक ऐसा प्लेयर था जो एक साथ 5 दुश्मनों से लड़ता था, और उसमें से 4 दुश्मन को हवा में उड़ाया रहता था, एक ही से वास्तव में आमने सामने की लड़ाई होती थी। अब वो दुश्मन कौन है देखिए। पहली लड़ाई होगी डेनमार्क से। कब होगी? 1864 में। क्यों होगी? हॉलस्टीन और स्लेस्विग के प्रश्न पे। ये हॉलस्टीन और स्लेस्विग की डचीज जो है, इस पे डेनमार्क का कब्जा है, और जर्मन जनता चाहती है कि डेनमार्क का कब्जा ना हो। तो जब डेनमार्क से युद्ध करना होगा तो क्या करेगा? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों से मधुर संबंध बना लेगा। इन चारों को लगेगा ही नहीं कि डेनमार्क के बाद फिर इन्हें भी संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। हुआ ना, 4 बॉल ऊपर है या 1 से नीचे लड़ाई चल रही है। तो डेनमार्क से 1864 में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को कहा कि भैया तू हमसे हॉलस्टीन ले लो। हॉलस्टीन किसको दिया? ऑस्ट्रिया को, और स्लेस्विग पे खुद कब्जा कर लिया। अब ऑस्ट्रिया को भी देखिए कैसे मति भ्रम है, उसको भी लगा कि हमको तो मिल रहा है, लेकिन सच्चाई है कि उसको मिला नहीं था, एक सरदर्द मिला था। कैसे? हॉलस्टीन जो है इसके चारों ओर प्रशा मूल के लोगों का बाहुल्य है, और ऑस्ट्रिया देखिए यहाँ है, हॉलस्टीन यहाँ है। ऑस्ट्रिया से हॉलस्टीन की दूरी बहुत ज्यादा है, वहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन सही से कर ही नहीं सकता।
इसलिए शीघ्र ही हॉलस्टीन पर कब्जा करने के लिए प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध शुरू हुआ और इसे सेडोवा का युद्ध कहते हैं। ये कब हुआ? 1866 में। और 1866 में ऑस्ट्रिया हार गया, प्राग की संधि हुई और हॉलस्टीन पे प्रसा का नियंत्रण हो गया। इसी के संग उत्तरी जर्मन महासंघ का गठन हुआ जिसमें जर्मनी के 22 स्टेट शामिल थे। अब सेडोवा के युद्ध और प्राग की संधि से यह स्पष्ट हो गया कि होली रोमन एम्पायर के जो दो महत्वपूर्ण प्लेयर थे प्रसा और ऑस्ट्रिया, इसमें अब ऑस्ट्रिया का काम खत्म, इसका जर्मन क्षेत्रों में दखल समाप्त और उत्तर मध्य का एकीकरण भी हो चुका है। अब सिर्फ साउथ के क्षेत्र बचेंगे और साउथ का क्षेत्र तब तक नहीं यूनाइट होगा जब तक फ्रांस को पराजित न कर दिया जाए। ऐसा एक अवसर आएगा 1870 के आसपास। बात क्या होगी? तो बात ये होगी कि स्पेन के उत्तराधिकार का संघर्ष होगा और स्पेन में वहाँ के जो सुधारवादी थे जिनके दबाव में वहाँ की रानी देश छोड़ चुकी थी, तो सुधारवादियों ने जिस व्यक्ति को चांसलर चुना वह प्रसा के राजवर्ग से संबंधित था। फ्रांस को ये बात पसंद नहीं थी। फ्रांस नहीं चाहता था कि स्पेन में प्रसा के राजवंश से संबद्ध कोई व्यक्ति राजा बने, इसलिए उसने एतराज जताया और उस व्यक्ति ने अपनी दावेदारी वापस भी ले ली। बात तो यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सार्वजनिक रूप से प्रसा को बेइज्जत करने की ठानी फ्रांस ने, और फ्रांस ने एक तार भेजा। तार वहाँ के विदेश मंत्री ने भेजा था फ्रेडरिक विलियम फोर के पास, और उसमें ये कहा गया था कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये राजा जो है उस समय एम्स में भर्ती थे। EMS वहाँ का क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, यहीं पे वो भर्ती थे। वो समझ गए कि फ्रांस सार्वजनिक बेइज्जत करना चाहता है, इसलिए इस तार को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कि इसको बिस्मार्क को, और बिस्मार्क ने इसका कूटनीतिक इस्तेमाल किया और इसको तुरंत मीडिया में दे दिया। और मीडिया में जैसे पब्लिश हुआ, जर्मन की जनता उत्तेजित हो गई कि फ्रांस हमारा अपमान कर रहा है, और उत्तेजना तो फ्रांस में बढ़ी कि फ्रांस आज बबूला हो गया कि देखो बिस्मार्क और जर्मनी हमको कैसे मजाक उड़ा रहा है। और इसी के कारण फ्रांस ने जर्मनी पे, प्रसा पे अटैक किया, लेकिन बिस्मार्क तो पहले से तैयार था। फ्रांस की करारी हार हुई और हार के संग 1870-71 में एक अस्थायी संधि हुई, संक्षिप्त संधि, और उसके बाद 1875 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। उस संधि के मुताबिक फ्रांस से युद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली की गई। फ्रांस का अल्सेस और लॉरेन का जो खनिज बहुल क्षेत्र है ये प्रसा को दे दिया गया। और इतना ही नहीं, बिस्मार्क ने भी अपमान का बदला खूब लिया और 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और बिस्मार्क को राजकुमार की श्रेणी में रखा गया तथा चांसलर का पद दिया गया। लेकिन जर्मन सम्राट घोषित करने का कार्यक्रम भव्य तरीके से हुआ और वर्साय के शीश महल में हुआ, ये बताने के लिए, या यूं कहिए कि फ्रांस को अपमानित करने के लिए और ये जताने के लिए कि अब तुम खत्म, हम सर्वश्रेष्ठ। कहते हैं कि सेडान के युद्ध में यूरोप ने एक स्वामी को खोया और दूसरे स्वामिनी को पाया। जिस स्वामी को खोया था उसका नाम फ्रांस है और जिस नई स्वामिनी को पाया उसका नाम जर्मनी है। यानी अब जर्मनी यूरोप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने को तैयार है। आगे क्या होगा वो आगे की बातें होंगी। आज बस जर्मनी का एकीकरण पढ़ना था। मुझे लगता है कि जर्मनी का एकीकरण समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।